हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबके लिए लाई हूँ पहला वीडियो इस चैनल का, जो मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले चैप्टर वाइज। ये वीडियो का पार्ट 1। अगर आप कमेंट करेंगे तो पार्ट 2 भी आ जाएगा। लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर से। रियल नंबर्स हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। रियल नंबर्स रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन, ऑड या प्राइम कंपोजिट हो सकते हैं। अब रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं और जीरो इंक्लूडेड होता है। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर रेशनल नंबर्स को हम फर्दर इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स तो हम हमारे बेसिक क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और इसमें जीरो इंक्लूडेड होता है। फ्रैक्शंस हम किसी भी होल का पार्ट को फ्रैक्शन कहते हैं, जैसे कि 1/2 ऑफ अ बिस्किट या फिर 3/4 ऑफ अ कॉन्टेंट। और फिर इंटीजर्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में। होल नंबर्स यानी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इसमें और जीरो इंक्लूडेड होता है। और फिर होल नंबर्स फर्दर नेचुरल नंबर्स और जीरो में डिवाइड हो जाता है। और नेचुरल नंबर्स को हम फर्दर इवन एंड ऑड नंबर्स में डिफाइन करते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी ये 2 के टेबल में नहीं आते। इवन और ऑड नंबर्स दोनों को हम फर्दर प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स में डिफाइन करते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी ये सिर्फ 2 टेबल्स में आ सकते हैं, 1 और इटसेल्फ के टेबल में। जैसे कि 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है। और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। रियल नंबर्स चैप्टर का अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइंडिंग एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के 2 तरीके, डिवीजन एल्गोरिथम और प्राइम फैक्टराइजेशन। डिवीजन एल्गोरिथम हम फॉर्मूला यूज करते हैं a is equals to b into q plus r, जहाँ q है हमारा कोटेंट और r है हमारा रिमाइंडर। हम ये डिवीजन एल्गोरिथम जब तक करते हैं जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखिए एग्जाम्पल HCF ऑफ 24 एंड 36, जहाँ हम a को हमेशा ग्रेटर वैल्यू लेते हैं और b को स्मॉलर वैल्यू लेते हैं। तो a होगा हमारा 36, b होगा 24। जब हम इसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 36 is equals to 24, और जब इन दोनों का डिवीजन करने पर आएगा हमें 24 into 1 plus 12 is equal to 36। यानी हमारे पास रिमाइंडर के प्लेस पर अभी 0 नहीं आया है, 12 ही है, यानी हमारा डिवीजन कंटिन्यू होगा। अब हम इस 24 को 36 की प्लेस पे लिखते हैं और 12 को 24 की प्लेस पे लिखते हैं। अब फर्दर डिवीजन ऑफ 24 और 12 हमें आंसर आता है कोटेंट 2 और रिमाइंडर 0, यानी अब हमारा डिवीजन एल्गोरिथम रुक जाएगा और हमारा एचसीएफ हो जाएगा 12। अगला है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी हम नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में बांट देते हैं। जैसे कि 24 है, 24 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं हमें 2, 2, 2 और 3। और 36 के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2, 2, 2, 2, 2 और 3, 3। और इनमें कॉमन फैक्टर्स है 2, 2 और फिर 3। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें हमारा एचसीएफ मिल जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ देख सकते हैं, चाहे हम डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से करें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दोनों में भी आंसर हमारा 12 ही आ रहा है एचसीएफ। अगला टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रियल नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में डिवाइड करते हैं, ये तो आपने देखा है। फर्दर रेशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफाइन करते हैं और इरेशनल नंबर्स को तो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग में डिफाइन करते हैं। इसे समझने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, टर्मिनेटिंग यानी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3/4। 3/4 को डिवीजन करने पर वैल्यू आएंगी 0.75, जो रिपीट नहीं हो रही है यानी स्टॉप हो जा रही है, तो इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। लेकिन 1/3 है जिसकी वैल्यू आ रही है डिवीजन पर 0.3333 सो ऑन, यानी रिपीट हो रही है, तो रिपीटिंग यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाया जाएगा। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है पाई की वैल्यू है 3.14 सो ऑन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी रिपीटिंग।
या फिर एक एग्जाम्पल यहाँ पर है 0.101 1101 1110 सो ऑन। सो ये भी कंटिन्यू होती जा रही है एक्सपैंड, तो इसके लिए इसे आप नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे √2 है 1.414 सो ऑन, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगला है हमारे पास रूल। रूल किसी भी p बाई q नंबर को देखकर हम इस तरह कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सपोज हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है, इस 4 को अगर हम एलसीएम करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 2 टू द पावर ऑफ 4 के फॉर्म में आ जाए, 2 टू द पावर ऑफ 2 के फॉर्म में आ जाएगा। यानी डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में होगा तो मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। सपोज यहाँ पर है ये 3 को हम इस फॉर्म में यानी 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस तरह इस रूल को फॉलो करते हुए हम इसके फ्रैक्शन को देखकर ही हम बता दे सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगला हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम हमारे बेसिक क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी हम इसे एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि a to the power of x into a to the power of y is equal to a to the power of x plus y। यहाँ पे दोनों बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। और फिर अगला है फॉर्मूला a to the power of x डिवीजन बाई a to the power of y, तो डिवाइड होकर आंसर आएगा a to the power of x minus y। यहाँ पर भी दोनों बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, और डिवीजन करने पर हम इसका फॉर्मूले के आंसर में सबट्रैक्ट करेंगे पावर्स को। अगला फॉर्मूला है a to the power of x whole to the power of y, तो आंसर आएगा a to the power of xy, यानी x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगला फॉर्मूला है ab whole to the power of x which is equals to a to the power of x into b to the power of x, यानी x को ये पावर को हम दोनों में बांट दे रहे हैं। ये यहाँ पर भी सेम हो रहा है, ये पावर को हम इन दोनों में बांट दे रहे हैं। हाँ, अगला है a to the power of 0 is equals to 1, यानी कितना भी बड़ा नंबर हो उसको अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे कि 7 to the power of 0 होगा 1, 100 to the power of 0 होगा 1। अगला है a to the power of minus x, यानी अगर नेगेटिव पावर आए तो हम इसे 1 by a to the power of x के फॉर्म में लिखते हैं। सपोज 2 to the power of minus 5 होगा 1 by 2 to the power of 5। अगला है a to the power of x by y is equals to under root a to the power of under root y a to the power of x, यानी 1 बाई जो भी रहेगा वो रूट में आ जाएगा और जो पावर अबव रहेगी वो यहाँ पर एक पावर में लग जाएगी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, सेट। सेट का हम शुरुआत करते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन से। हम जिस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 फॉर्म्स में, एक है रोस्टर फॉर्म और अगला है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म यानी उसी को हम एलॉबरेट करेंगे कि हम क्या सेट रोस्टर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, उसी को एलॉबरेट कर कर कहने को उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास v इज इक्वल टू a e i o u, ये जो फ्लावर ब्रैकेट में जितने भी लेटर्स या जो भी आएंगे उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं और ये होगा एक सेट। तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स है a e i o u। अब इन्हें हम एलॉबरेट कर कर सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि x such that x is a vowel in English alphabet। अगला एग्जांपल है हमारे पास a is equals to फ्लावर ब्रैकेट में है -2 -1 0 1 and 2, तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि x such that x is greater than or equal to -2 and less than or equal to 2 and x belongs to integers। तो इस तरह हम दूसरे सेट्स को भी सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के कई टाइप्स हो सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। और यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्बल्स में x says that x is not a consonant, तो not a consonant कहने पर बच जाएंगे वर्बल्स, तो इसे भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि a e i o u है इसका आंसर। अगला है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहला सेट है हमारा एम्प्टी या फिर नल सेट, जिसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से जिसे फाई कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, और ब्रैकेट फ्लावर ब्रैकेट एम्प्टी फ्लावर ब्रैकेट से। एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अब लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर्स नहीं है तो इसीलिए ये सेट होगा एम्प्टी। अगला टाइप ऑफ सेट है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यहाँ नाम से ही पता चल रहा है
कि यहाँ पे सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास फ्लावर ब्रैकेट में 0, या फिर सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर से 2 है, तो इसीलिए ये भी होगा एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल। अगला सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, जिसे हम डिनोट करते हैं साइंस से। इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में म्यू कहते हैं। यूनिवर्सल सेट यानी ऐसा सेट जो हर टाइप ऑफ सेट अपने अंदर कंटेन करता है। जो सेट्स हमने अब तक पढ़े हैं या आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये सब टाइप्स ऑफ सेट अपने अंदर सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है A 1 2 3 4 5 7 है और B 2 4 8 10 है। तो म्यू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 11 नहीं है, दोनों भी सेट्स में 6 भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इधर यूनिवर्सल सेट्स में इन्हें लिख रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये सेट A है, ये बड़ा वाला, और ये छोटा वाला सेट B है। यहाँ पर जो भी है एलिमेंट्स, यहाँ पर जो भी है एलिमेंट्स, ये सब म्यू में आएंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में आएंगे। और अगर मैं एक स्पेस में यहाँ पर भी अगर कुछ एलिमेंट्स लिखूं तो वो भी इस सेट में यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगला है हमारे पास सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट की साइन इस तरह है कुछ, और डेफिनेशन हमारा इस तरह है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is present in set B, then A is said to be the subset of B and B is said to be the superset of A। यानी जितने भी एलिमेंट A के हैं वो अगर पूरे B के अंदर आए, सपोज ये सेट A है और ये सेट B है, तो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट B के अंदर आ रहे हैं, तो ऐसे सेट को हम सबसेट ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ B कहेंगे और B इज अ सुपरसेट ऑफ A कहेंगे। ट्रिक है यहाँ पर, जो सुपरसेट होगा उसे हम फादर की तरह देख रहे हैं और जो सबसेट होगा उसे हम सन की तरह देख रहे हैं। तो फादर, यहाँ सन इज इनसाइड द फादर कह सकते हैं हम। तो इस ट्रिक से हम सुपरसेट और सबसेट को याद कर सकते हैं। अगला है हमारे पास, हाँ इस तरह से शॉर्टकट में लिखते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 1 2 3 सपोज। तो A इज इक्वल सबसेट कहते हैं इसे, तो हम इक्वल से फिर इस तरह कहते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, यानी A के जितने एलिमेंट्स है B में आ रहे हैं, या फिर हम B इज सबसेट ऑफ A भी कह सकते हैं क्योंकि B के जितने एलिमेंट्स है वो A में भी आ रहे हैं। और A इज इक्वल टू B, यानी A के जितने भी एलिमेंट्स है वो B के बराबर है, जितने भी एलिमेंट्स सेम है, इसलिए हम इक्वल सबसेट कहते हैं। अगला है हमारे पास A सपोज 1 2 3 है और B 1 2 3 4 5 6 है, यानी A के जितने भी एलिमेंट्स है B में आ रहे हैं, लेकिन B और बड़ा सेट है। तो इसे कहते, इस तरह हम इधर कहते हैं कि A is subset of B but A is not equal to B। Points to be noted, null set is subset of every set, यानी null set जो empty set होगा हमारा वो हर सेट का सबसेट होगा, और every set is subset of itself। अगला है हमारे पास equal set, जिसे हम डिनोट करते हैं इक्वल की साइन से। एग्जाम्पल है if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3। तो यहाँ पर सेट A में 1 2 3 है एलिमेंट्स और B में भी 1 2 3 है, यानी ये एलिमेंट जो भी है जितने भी है सेम उतने ही और वो ही एलिमेंट सेट B में भी दिख रहे हैं। तो हम कहेंगे सेट A इज इक्वल टू सेट B। अगला है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के जितने भी है वही सेम एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट B में हो, तो हम कहेंगे कि दो सेट इक्विवेलेंट है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या एलिमेंट्स है सेट A और सेट B में। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं A इज इक्वल टू 1 3 4 एंड B इज इक्वल टू 2 3 5। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के जितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स B के भी उतने ही है, और हम इससे डिनोट करते हैं n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B से। n ऑफ ये है क्या, इसे कहते हैं हम कार्डिनलिटी, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जितने एलिमेंट्स है उसे रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। सपोज अब एग्जाम्पल इसका ही देखते हैं हम। A में है 3 एलिमेंट्स, तो हम कहेंगे n ऑफ A इज इक्वल टू 3। B में है 3 एलिमेंट्स, n ऑफ A इज इक्वल टू 3। यहाँ पर A में है 4 एलिमेंट्स, तो n ऑफ A इज इक्वल टू 4। तो इस तरह हम किसी भी सेट को कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कार्डिनलिटी के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी हम काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं इस सेट में, यानी हम काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स है इस सेट में। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 4 3 5 7। अगला है हमारे पास इनफाइनाइट सेट, यानी जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो या नेवर एंडिंग एलिमेंट्स हो, जैसे कि A is equal to 1 2 3 4 and so on। या फिर हम इसे अपने सेट बिल्डर फॉर्म में कह सकते हैं कि x such that x is a natural number।
तो यहाँ पर नेचुरल नंबर तो नेवर एंडिंग होते हैं यानी इनफाइनाइट होते हैं, तो इसलिए हम इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अगला है हमारे पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स हम इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम रिलेशनशिप बिटवीन दो सेट्स दिखा सके। पहला है हमारे पास जॉइंट सेट, यानी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर सपोज ए में है एलिमेंट्स 1 2 3 4 और बी में है 1 2 5 7, तो यहाँ पर 1 2 दोनों में सेम है, तो हम यहाँ पर 1 2 को लिखेंगे और यह 3 4 यहाँ लिखेंगे, 5 7 बी के यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह जॉइंट सेट यानी इंटरसेक्टिंग सेट्स को हम इस तरह वेन डायग्राम में दिखाते हैं। अगला है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। जब कोई भी एलिमेंट ए का और बी का मैच ना करता हो या फिर सेम ना हो, तो हम इन दोनों को इस तरह वेन डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। अगला है हमारे पास डायग्राम प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट यानी अगर सपोज बी के जितने भी एलिमेंट्स है ए के अंदर आते हो, यानी ए में आते हैं सब एलिमेंट, तो हम इस तरह लिखेंगे कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, यानी बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अभी हमने सुपर सेट और सबसेट भी समझा था, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि डायग्राम है क्या। इसका अगला टॉपिक है हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस हमें हेल्प करते हैं कंबाइन, कंपेयर और डिफरेंशिएट करने के लिए एलिमेंट सेट के। 3 मोस्ट फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ सेट है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट। पहला है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट, जिससे हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू की साइन की तरह कुछ, और हम यूनियन ऑफ सेट जब यूज करते हैं जब हमें किसी भी दो सेट को कंबाइन करना हो यानी मिक्स करना हो। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 4 एक सेट है और सेट बी है हमारे पास 3 5 7 8 9, तो इसका यूनियन होगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 8 9। यहाँ पे 3 इस दोनों भी सेट में आ रहा, लेकिन हम इधर 2 बार नहीं लिख रहे बल्कि इसे एक ही बार लिख रहे हैं। तो अगर कौन सा भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है दो सेट में, तो हम उसे फिर भी एक ही बार लिखेंगे यूनियन। अगला है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन इस तरह कुछ होती है, जिसे हम एन की तरह भी दिख रहा है यहाँ पे हमें। इसका मतलब होता है कि सेम जो भी दो सेट में सेम आता है हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं उसे। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और बी सेट बी है हमारे पास 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा 3 और 4, यानी ए और बी में 3 और 4 दोनों सेम है, तो इसीलिए हम इसे इंटरसेक्टिंग वन में लिखेंगे कि 3 और 4 इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगला है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट यानी अगर सपोज एग्जाम्पल देखते हैं उसे हम समझ जाएंगे। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और सब सेट b है 3 4 5 6। अब मैं a और b का डिफरेंस निकालना चाहूँ यानी a माइनस b, तो a के पूरे एलिमेंट लिख दूंगी माइनस सेट b के एलिमेंट, तो इन दोनों में सिर्फ सेम होगा 3 और 4 है सेम, तो हम उन दोनों को छोड़ देंगे और बच जाएंगे हमारे पास 1 और 2, तो ये होंगे हमारे डिफरेंस ऑफ a माइनस b। और फिर b माइनस a ये अलग, और a माइनस b और b माइनस a कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अब तो b माइनस a होगा हमारा पहले b के एलिमेंट 3 4 5 6, देन a के एलिमेंट माइनस 1 2 3 4, तो इन दोनों में सेम फिर से 3 और 4 है, तो बच जाएंगे 5 और 6, तो 5 और 6 है हमारे b माइनस a का आंसर। डिफरेंस ऑफ सेट के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल, जैसे कि a इज इक्वल टू सेट a है 1 2 3 4 5 और सेट b है 3 4 5 6 7 9। अब यहाँ पर हमें a माइनस बी फाइंड करना है, तो a के पूरे एलिमेंट्स लिख देंगे माइनस b के एलिमेंट। यहाँ पर सेम जो है उनको कैंसिल आउट कर देंगे और बच जाएगा जो भी फर्स्ट सेट में जो भी बचेगा। सपोज अगर यहाँ a माइनस बी है तो फर्स्ट a सेट है तो उसके लिख देंगे हम एलिमेंट, और यहाँ जैसे कि b माइनस a है तो पहले b के एलिमेंट्स लिख रहे हैं हम, फिर a के एलिमेंट्स। यहाँ पर भी सेम 3 4 5 है तो ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं और बच जा रहा है हमारे पास यहाँ पर 6 7 9, यानी फर्स्ट जो भी सेट होगा उसकी जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर आंसर की तरह लिखेंगे, इनको हम छोड़ देंगे, अगले सेट वाले को हम छोड़ देंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसका फॉर्मूला है हमारे पास n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b। इसे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज a है 1 2 3 और सेट b है 3 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b होगा हमारा 3, यानी दोनों सेट में 3 कॉमन है, और a यूनियन b होगा हमारा 1 2 3 4 5 6। अब हम n of a होंगे हमारे n of a मतलब a में कितने एलिमेंट्स है 3, फिर n of b है हमारे 4, यानी 4 एलिमेंट्स है b में।
नेक्स्ट एन ऑफ ए यूनियन बी है हमारा 6 एलिमेंट्स है जैसे कि इसमें, तो हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी 6 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 1 है, इसमें एक ही एलिमेंट है। अब ये फॉर्मूले को हम इस तरह टेबल में लिख रहे हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी है हमारा 6 और फिर एन ऑफ ए है 3 प्लस एन ऑफ बी है 4 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1। को सॉल्व करने पर हमें 6 आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल है। हमारा रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। हमारे पास अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी इवेंट का कितना चांस है कि यह अकर होगा। सपोज हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं और क्या चांस है कि इस कॉइन पर हेड ही आएगा, या फिर हम स्नेक एंड लैडर गेम खेल रहे हैं और हमने डाइस को रोल किया तो क्या चांस है कि इस पर 4 ही आएगा। ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है। चलिए टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं। पहला है हमारे पास टॉसिंग अ कॉइन। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास होता है टोटल आउटकम्स 2, या तो हेड या फिर टेल। अगला है टॉसिंग 2 कॉइन्स। अगर हम टू कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स 4 आ सकते हैं, यानी 2 कॉइन्स पर भी हेड आएगा, या फिर 2 कॉइन्स पर भी टेल आएगा, या फिर एक पर हेड और एक पर टेल, या फिर एक पर टेल और एक पर हेड। इसी तरह हम जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आएंगे 8। अब इसे याद करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो है 2 to the power of n। यहाँ पर n है नंबर ऑफ कॉइन्स। सपोज मैंने 3 कॉइन्स टॉस किया, 2 to the power of 3 होगा 8। तो इस तरह हम टोटल आउटकम्स को इजीली याद कर सकते हैं। ये इसीलिए है ट्रिक क्योंकि हम एग्जाम्स में बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 7 आउटकम्स लिख कर आते हैं गलती से। तो इस तरह हम ये ट्रिक के जरिए से मालूम कर सकते हैं कि कितने टोटल आउटकम्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाई। जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास आते हैं टोटल 6 आउटकम्स। या तो 1 आता है, या तो डाई रोल करने पर 2 आता है, या तो 3, 4, 5 और 6। अगला है हमारे पास रोलिंग 2 डाइस। या अगर हम जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आते हैं, या तो 1-1 का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों भी डाइस पर 1, या फिर 4-3, या फिर 6-6। इस तरह दोनों कॉइन्स पर अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। तो टोटल इस तरह 36 आउटकम्स आ सकते हैं। अगला टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है डेक ऑफ कार्ड्स का। डेक ऑफ कार्ड्स जिन्हें हम ताश के पत्ते भी कहते हैं। टोटल डेक ऑफ कार्ड में होते हैं 52 कार्ड्स, जिनमें 26 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। इनमें भी हमारे पास 4 ग्रुप्स होते हैं। 4 ग्रुप्स जिन्हें हम सूट्स भी कहते हैं। तो पहला सूट है हमारा डायमंड का जो रेड कलर का होता है। अगला है हार्ट का, फिर क्लब्स का और फिर स्पेड्स का। इन सब सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, जिनमें एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस और 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह हमारे पास हर सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी प्रोबेबिलिटी सिंपली हमें ये बताता है कि किसी भी इवेंट का होने का कितना चांस है। हम इसे इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं P of E is equal to number of available outcomes by total number of outcomes। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास एक कॉइन है और उसे टॉस करने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें हेड ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे इस कंडीशन को फेवर करने के लिए सिर्फ आउटकम आता है एक, जो है हेड। यानी अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो एक हेड आ सकता है या फिर एक टेल आ सकता है। तो हेड आने का चांस तो एक ही हुआ, फेवरेबल आउटकम इसका एक ही होगा। टोटल आउटकम्स है हमारे पास इसके 2, या तो हेड या फिर टेल। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हुआ फेवरेबल आउटकम्स होंगे 1 और टोटल आउटकम होंगे 2, तो 1/2। इस तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये इवेंट ना हो, तो हम इसे इस फॉर्मूले से लिखते हैं कि P of E bar is equal to 1 minus P of E। यानी एग्जाम्पल इसी का देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी शुड नॉट गेट अ हेड व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे हमें कॉइन टॉस करने पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है हेड की, वो है हाफ। तो इस फॉर्मूले में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 minus हाफ, तो हमें मिलेगा हाफ, विच इज द
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, यानी हमारे पास 50% चांस है, मतलब कि ये इवेंट ना हो, यानी हेड ना आए, इसके लिए भी 50% चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। तो हमारे अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो है चैप्टर नंबर 4, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत हम अनग्रुप डाटा से करते हैं। अनग्रुप डाटा वो होता है ऐसा डाटा जिन्हें हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स में स्टोर नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। इस तरह हो सकते हैं अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन। तो मीन फाइंड करना बहुत इजी होता है। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो इसे यूज कैसा करते हैं, मतलब 10 आपको सपोज फाइंड 10 मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दिया गया है, तो आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे, और फिर कितने हैं उसे डिवाइड कर देंगे, तो आपको आपका मीन इजीली मिल जाएगा। अगला आता है हमारा मीडियन। मीडियन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है हमारा अरेंजिंग ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने बिना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए प्रोसीड कर दिया आगे, तो हमारा आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप को हमें कैसे भी करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज सारे अनग्रुप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े नंबर्स में अरेंज करना है। फिर अगला स्टेप आता है हमारा n, यानी कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से काउंट करके लिखना है। अगर n की वैल्यू ऑड आएगी तो मीडियन का फॉर्मूला अलग रहेगा, और अगर n की वैल्यू इवन आएगी तो मीडियन का फॉर्मूला अलग रहेगा। दोनों भी केसेस में मीडियन का फॉर्मूला सेम नहीं होगा। तो सिंपल वर्ड में समझने के लिए मीन होता है एवरेज ऑफ ऑल डाटा और मीडियन होता है मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा। मैं मिडिल वैल्यू से क्यों कह रही हूँ हम अगले स्लाइड में समझेंगे। तो हमारे पास मीडियन फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन, जैसे कि फाइंड द मीडियन ऑफ 7, 8, 3, 1, 6, 2। तो पहले हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो कितने हैं ये काउंट कर एन लिखना। एन हमारे पास इवन आ रहा है, इवन आने के लिए मीडियन का फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहे हैं, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 x ऑब्जर्वेशन बाई 2। यानी हमारा 6, तो 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है 3 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 6। तो 3 प्लस 6/2 होगा 9/2, तो 4.5 है हमारा मीडियन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ हमारे पास अनग्रुप डाटा दिया गया है 2, 9, 4, 1, 7, जिन्हें असेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज करने में आते हैं 1, 2, 4, 7, 9, जिनको काउंट करने के लिए n आ रहा 5 जो है ऑड। तो ऑड आने की वजह से मीडियन का फॉर्मूला है n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। n है 5, तो 5 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, 6/2 ऑब्जर्वेशन, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ से 4 है, इसीलिए हमारा मीडियन है 4। तो इस तरह मीडियन फाइंड करते हैं हम अनग्रुप डाटा का। हाँ, तो मैंने कहा था मीडियन है मिडिल ऑफ द डाटा। मिडिल ऑफ द डाटा इसीलिए कहा था क्योंकि इधर ऑब्जर्व करिए आप, यहाँ पे जो 4 आंसर आ रहा है हमारा सबसे मिडिल वाला टर्म वही है, और यहाँ पर भी जो 4.5 आ रहा है तो मिडिल वाले 2 टर्म्स का मीन है वो। तो इसीलिए मीडियन फाइंड करना भी इजी है अनग्रुप डाटा का, थोड़ा सा हमारे एफर्ट्स लगते रहेगा। फाइंडिंग मोड फॉर अनग्रुप डाटा, ये सबसे इजी टॉपिक पूरे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में। इसे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, बस मोस्ट रिपीटेड वंस ढूंढना है पूरे अनग्रुप डाटा में, वही होता है मोड। जैसे कि सपोज अनग्रुप डाटा दिए हुआ है आपका 1, 1, 4, 7, 2, 5, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 5। तो यहाँ पर 2, 2, 2 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो इसीलिए मोड होगा 2। अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा यानी जो डाटा टेबल्स के फॉर्म में होता है हमारे पास।
जो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जितने भी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से ग्रुप डाटा के ही हो गए। तो पहला मीन ग्रुप डाटा को फाइंड करने के लिए हमारे पास है 3 मेथड्स। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ एफ आई है फ्रीक्वेंसी, एक्स आई है क्लास मार्क यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ये सब तो समझना इजी नहीं है, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश इस टेबल के थ्रू करूँगी। ये टेबल में फर्स्ट बॉक्स आएगा क्लास इंटरवल का, यानी जैसे 0 to 1, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये सब होगा क्लास इंटरवल। इसमें 0 होगा अपर लिमिट तो और 0 to 10 यानी 10 होगा लोअर लिमिट। इस तरह क्लास मार्क हम फाइंड करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी क्लास इंटरवल के जो भी लिमिट्स को ऐड कर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्लास मार्क मिल जाएगा हमें। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में। एफ आई एक्स आई यानी एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ आई यानी सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, यानी यहाँ पे जितने भी आपको एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज आएंगे उन सबका ऐड करेंगे हम। और सिग्मा एफ आई यानी जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उन सबका ऐड कर यहाँ पर डालेंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास हमारा मीन मिल जाएगा डायरेक्ट मेथड के थ्रू। हमारा अगला मेथड फॉर फाइंडिंग मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड भी ऑलमोस्ट सेम है, बस कैलकुलेशंस को इजीली और जल्दी करने के लिए हम यूज़ करते हैं एज्यूम मीन मेथड। यहाँ पर भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्लास इंटरवल के थ्रू हम फाइंड करते हैं हमारा क्लास मार्क यानी मिड वैल्यू, यानी दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है एक्स्ट्रा बॉक्स जो होगा डिविएशन डी आई यानी एक्स आई माइनस ए। अभी ए होता है एक्स आई में से वन ऑफ द वैल्यू को हम एज्यूम्ड हमारा एज्यूम यानी ए को मानकर चलते हैं और फिर हम एक्स आई की एक वैल्यू को ए से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। फिर एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी और डिविएशन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पूरों का सम जितने भी एफ आई डी आई प्रोडक्ट्स आएंगे उन सबको ऐड करेंगे और फिर सिग्मा एफ आई निकालेंगे यानी पूरे फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा एज्यूम मीन से ऐड करेंगे तो हमारा एज्यूम मीन मेथड के थ्रू हमारा मीन मिल जाएगा। अगला हमारे पास अगला मेथड है फाइंड करने का स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी गई होगी। क्लास मार्क फाइंड करेंगे हम, फिर डिविएशन फाइंड करेंगे, फिर फाइंड करेंगे हम यू आई जो हमें मिलेगा डी आई को एच से डिवाइड करने पर। एच है क्लास मार्क यानी डिफरेंस दो लिमिट्स के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास क्लास इंटरवल्स ऐसे है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इस तरह से क्लास इंटरवल्स है तो हमारा क्लास साइज है 10 यानी 10 इंटरवल्स का डिफरेंस है हर लिमिट्स के बीच में, तो हमारा क्लास साइज 10 होगा ऐसे केस में। जो दो भी डिविएशन रहेगा उसे हम हर बार क्लास साइज से डिवाइड करेंगे, फिर हमें यू आई मिल जाएगा हमारा एफ आई और यू आई। फ्रीक्वेंसी और यू आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पूरे एफ आई और यू आई प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे और सिग्मा एफ आई को ऐड करेंगे, सिग्मा एफ आई फाइंड करेंगे यानी पूरे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, क्लास साइज से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा एज्यूम मीन से ऐड करेंगे तो हमें हमारा स्टेप डिविएशन मेथड के थ्रू मीन मिल जाएगा। हम ये दो मेथड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन इजीली और फास्ट जल्दी से आ सके। तो हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम 3 मेथड के थ्रू मीन कैसा फाइंड करते हैं देखते हैं। यहाँ हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हमें मिड वैल्यूज मिल जाएंगे। मिड वैल्यूज को हम एक्स आई से डिनोट कर रहे हैं और फिर हम इसमें से ही एक को एज्यूम मीन मानते हैं हमारा और फिर डी आई फाइंड करते हैं। डी आई फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई है यहाँ पर और इसको एक एक वैल्यू को ए से डिटेक्ट करते जाएंगे हम।
फिर हम फाइंड करते हैं यूआई का फॉर्मूला है xi माइनस ए बाई एच। xi माइनस ए डी आई है, यानी डी आई बाई एच फाइंड करना है। एच यानी हमारा क्लास साइज, जो हमें यहाँ पर मिलता है 25 माइनस 15, तो हमारा क्लास साइज है 10। तो फिर यूआई फाइंड करते हैं, 30 को डिवाइड 10 से करेंगे, फिर 20 को 10 से, तो इस तरह डी आई की सभी वैल्यूज को हम एच से यानी क्लास साइज से डिवाइड करेंगे, तो हमें यूआई मिल जाएगा। फिर हम एफ आई एक्स आई फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन के लिए। एफ आई यहाँ पर है हमारा, और एक्स आई मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू 20 120, फिर 11 इंटू 30 7 इंटू 40 कंटिन्यू करेंगे तो हमें सारे एफ आई और एक्स आई के प्रोडक्ट्स मिल जाएगी। फिर फाइंड कर रहे हैं हम एफ आई डी आई। यहाँ पर एफ आई है हमारा, डी आई यहाँ पर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू माइनस 30, 11 इंटू माइनस 20, 7 इंटू माइनस 10, 4 इंटू 0, सो ऑन। फिर हम फाइंड कर रहे हैं एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट, 6 इंटू माइनस 3, 11 इंटू माइनस 2, कंटिन्यू सो ऑन। तो फिर हम फाइंड करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई यू आई। ये तीनों को अलग अलग फॉर्मूलेस में हम यूज करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड मीन का फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, जिसको डिवीजन करने पर आ रहा है मीन की वैल्यू 39.71। सेकेंड मेथड है हमारा एज्यूम मीन, इसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। इसको सॉल्व करने पर हमें मीन की वैल्यू आ रही है 39.71। अगला स्टेप है हमारा, अगला मेथड है हमारा स्टेप डिविएशन मेथड। इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज, तब भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी मीन की। तो किसी भी मेथड से करने पर हमें मीन की वैल्यू बिल्कुल सेम मिलेगी। अगला है फाइंडिंग मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। मीडियन ग्रुप डाटा का फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं एल प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच। यहाँ पे एल है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग यानी बिफोर, पहले वाली क्लास, और एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच है क्लास साइज। और इसका टेबल फॉर्मेट इस तरह कुछ होता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और हम फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आसानी से समझा दूंगी। और यहाँ पर n जो है, n हम सिग्मा एफ आई को ही n बोल रहे हैं यहाँ पर। मीडियन क्लास यहाँ पर वो होती है जिसकी जब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी वैल्यू नज़दीक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो भी वैल्यू इसके नियरेस्ट आएंगी वही हमारा मीडियन क्लास होगा। चलिए इसे देखते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। तो हमारे पास है एक एग्जांपल, मोड फॉर ग्रुप डाटा सॉल्व करते हैं इसके थ्रू हम। चलिए यहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस तरह कुछ फाइंड करते हैं कि पहले 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर 2 प्लस 3 नेक्स्ट 5 आएगा, नेक्स्ट 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30। तो इस तरह हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हर बार अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। फिर हम फाइंड करते हैं n की वैल्यू यानी सिग्मा एफ आई, यानी पूरे फ्रीक्वेंसीज को जब ऐड करेंगे तो हमें आ रहा है 30। 30 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 15 आ रहा है। 15 के नज़दीक जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी या उसके जस्ट ग्रेटर और उसके नियरेस्ट जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी मीडियन क्लास। यहाँ पर हम देखते हैं 15 के सबसे नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 19, तो हमारी मीडियन क्लास ये वाली हो गई, और हमारी लोअर बाउंड्री ये वाली हो गई। हमारी फ्रीक्वेंसी है 6, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन क्लास वाली ना लेंगे, उसकी प्रीसीडिंग क्लास वाली लेंगे, तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 13, और हमारा क्लास साइज 60 माइनस 55 यानी 5 है हमारी क्लास साइज। इन सब को जब हम मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पर मीडियन की वैल्यू आ रही है 56.67। इस तरह हम इजीली किसी भी मीडियन के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी आपको मीडियन का एग्जाम्पल दिखा दिया है, और मीन को 3 भी मेथड से किस तरह करते हैं 3 मेथड से वो भी दिखाया है। आपको जब कभी भी डाउट हो इस तरह के क्वेश्चंस करने में, आप बस ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस देख लीजिए
आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आपको फिर भी इन सब में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। अगला है मोड फॉर ग्रुप डाटा। इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू H। यहाँ पे L है हमारा लोअर लिमिट, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग यानी बिफोर मॉडल क्लास, और F2 है फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास, H है हमारा क्लास साइज। इसके लिए यहाँ पे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो भी देगा वही हमारा, उसमें से हमें मॉडल क्लास मिल जाएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी रहेंगी वो हमारी मॉडल क्लास रहेंगी। चलिए हम इसे भी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और हम साथ ही देखते हैं रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड भी। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरह हम किसी भी ग्रुप डाटा का मोड फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल ऑलरेडी जो गिवन था वही लिख दिए हैं, और फिर फ्रीक्वेंसी जो भी हाईएस्ट रहेंगी वो हमारा मॉडल क्लास रहेगा। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे 20, तो ये हमारी मॉडल क्लास है। तो लोअर बाउंड्री हमारी 40 है, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 20 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास 12 यानी F0, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास है F2 यानी 11। तो यहाँ पे इन सब को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और हमारा क्लास साइज है हमारा 50 माइनस 40 यानी 10। अब इन सबको जब हम सब्स्टिट्यूट इन फॉर्मूले में कर रहे हैं मोड के, तो हमें मोड की वैल्यू आ रही है 44.7। चलिए अब हम रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन समझते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज इस एग्जाम्पल का मीन है 43 और मोड तो अभी हमें आया है 44.7, और हमें मीडियन फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको पूरा मीडियन का टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम रिलेशनशिप के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। तो मीडियन इज इक्वल टू 43 प्लस 2 इंटू 44.7 बाई 3। जब इसको फाइंड कर रहे हैं तो हमारा मीडियन आ रहा है 44.1। तो इस तरह हम जब हमें किसी भी दो चीज़ की वैल्यू दी गई है, या मीन या मोड, या मीन मीडियन या मीन मोड मीडियन, किसी भी दो के वैल्यू दिए जाने पर हम थर्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के थ्रू। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म हम इस तरह कुछ लिखते हैं px is equals to an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus on plus a1x plus a0। तो इसको समझना तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए, तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है 5x क्यूब प्लस 7x माइनस 3x प्लस 9, या फिर 5x प्लस 7 इज इक्वल टू √2। यहाँ पर एक एक टर्म को हम ब्रीफली समझते हैं। ये जो सभी नंबर्स है यहाँ पर सभी, जैसे कि 5x क्यूब प्लस 7xy माइनस 3x प्लस 9, ये सभी टर्म्स है, और ये सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से ऑपरेटर्स की तरफ से। ऑपरेटर्स यानी प्लस, माइनस, इनटू, डिविजन। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर्स है जिसकी वजह से ये सेपरेट हो रहे हैं, प्लस और माइनस। और फिर डिग्री यानी पावर, एक्सपोनेंट, और फिर कोएफिशिएंट यानी जो भी नंबर्स अल्फाबेट यानी वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर्स आएंगे उन्हें हम कोएफिशिएंट्स कहेंगे। और यहाँ पर वेरिएबल्स दो है x और y, और कोएफिशिएंट्स है हमारे पास 5, 7, माइनस 3, और फिर कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर फिर से अभी एक एग्जाम्पल है, ये आपको कलरफुल इसलिए है ताकि आप आसानी से पॉलिनोमियल्स का एक एक टर्म समझ सके। और फिर हमारे पास एक्सप्रेशन और इक्वेशन का मतलब भी है। यहाँ पर एक्सप्रेशन जो LHS और RHS होता है किसी भी इक्वेशन का, उसे एक्सप्रेशन कहते हैं, और ये पूरा LHS RHS पूरा मिलाकर बनता है एक इक्वेशन। अगली टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम 2 टाइप्स में डिफाइन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स
and degree of the polynomial. So types of polynomials based on number of terms. पहले आता है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, उसे कहते हैं मोनोमियल, जैसे कि 6 4x³ - 5a² b³। फिर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी जिसमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि 6x + 2 a b⁴ - 5 y + 2x। तो ये टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स इनके बीच। और फिर आता है हमारा अगला पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, जैसे कि 3x² - 5x + 8। और फिर अगला है हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है 2x³ - 6x² - 5x + 8 और भी सारे। अगला है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 0 होती है, यानी कुछ भी वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल ना होने की वजह से यहाँ पर डिग्री 0 हो जाती है, यानी सिर्फ कांस्टेंट बच जाते हैं, इसीलिए इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगला है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, जैसे कि x + 8 3/4x - 6। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री होती है 2, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 3x² - 2x + 7 और हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पर 2। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट डिग्री होती है 3 और एग्जांपल है 5x³। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और एक ही टर्म है, लेकिन डिग्री हाईएस्ट 3 है, इसलिए हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं। इस पॉलिनोमियल चैप्टर का अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पहले समझते हैं हम होता क्या है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल में जब हम x की वैल्यू कुछ भी नंबर लेकर जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसकी सॉल्व करने पर अगर हमें 0 आए तो हम उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। पहले हम कोएफिशिएंट रिलेशनशिप पहले लीनियर पॉलिनोमियल में देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल बेसिक फॉर्मूला होता है ax + b, जिसको सॉल्व करने पर हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आता है -b/a। यानी हमारे पास सिर्फ एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आता है लीनियर पॉलिनोमियल में, वो है x। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। यहाँ पर दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। इसे समझने का एक तरीका है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, इसलिए इसके पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल्स भी 2 होते हैं, जिन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा + बीटा आ रहा है -b/a के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ax³ + bx² + cx + d, जिसका सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पर 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा को। और सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा + बीटा + गामा आता है हमें -b/a के इक्वल। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा × बीटा × गामा इज इक्वल टू -c/a। इसे हम वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, ताकि हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करेक्ट आए हैं या नहीं देखने के लिए। और ये भी टॉपिक आपको 4 मार्क्स में कवर होता है आपके बोर्ड्स में, एसेस में और एफएस में। हमारा अगला टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये हम इसे एक नॉर्मल डिवीजन के थ्रू समझते हैं इजीली। देखिए नॉर्मल डिवीजन, जैसे कि एग्जांपल 227 का डिवीजन हमें 12 से करना है, तो ये डिविजर है, ये डिविडेंड है, ये कोटेंट है, ये रिमाइंडर है। सेम इसी तरह पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन में भी सेम होता है, डिविजर, डिविडेंड, कोटेंट, रिमाइंडर। लेकिन हमेशा डिविडेंड की डिग्री जो होती है वो डिवाइजर और कोटेंट दोनों से हाईएस्ट होती है। और आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, एग्जाम्पल यहाँ पे 277 है और यहाँ पे हमने लिया 2x² + 7x + 7। ये जो नंबर्स है सेम है यहाँ पर और यहाँ पर। और फिर डिविजर हमारा यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर
1x प्लस 2 है, और फिर कोटेशन यहाँ देखिए हमें 23 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है 2x प्लस 3, और यहाँ पर 24 आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4x। इस तरह नंबर्स तो सेम आ रहे हैं, सिर्फ फर्क है तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है और यहाँ पर नॉर्मल अरिथमेटिक डिवीजन है, और रिमाइंडर भी देखिए सेम आ रहा है। तो इसे करना बहुत आसान होता है, जस्ट हमें जरूरत प्रैक्टिस की है। As we know, practice makes man perfect. तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे लॉन्ग डिवीजन की, आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा पॉलिनोमियल्स का लॉन्ग डिवीजन। इसे ही हम सेंटेंस में लिखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर dx क्या है, rx क्या है, qx क्या है, इसे भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, डिविजन, कोटेंट, रिमाइंडर। ये डिवीजन भी कोई हार्ड नहीं है आपके लिए, तो आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स आए इस डिवीजन के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो हमारे पास है पूरे क्लास 10 का इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम समझ गए, सबसे स्कोरिंग चैप्टर हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री बन सकता है। तो इसका बेसिक शुरू होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट जो भी साइड होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और फिर हमें एंगल कंसिडरेशन के लिए दिया जाएगा या फिर Q या फिर P, जिसे हम थीटा कहकर पुकारते हैं, और फिर उसका ऑपोजिट साइड जो भी होगा हम उसे ऑपोजिट साइड कंसिडर करेंगे, और फिर उसके जो साइड में होगा वो साइड, वो उसे हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले समझते हैं जो बेसिक है। सबसे ज्यादा शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा है फिर एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगला है टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट। हमें इसे इसी सीक्वेंस में याद करना होगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी और बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसे याद करने का बेस्ट सीक्वेंस है, हर एक लेटर के बाद आपको सी दिखेगा। देखिए साइन के बाद फिर कॉस, टैन के बाद कोसेकेंट, सीकेंट के बाद कॉट। तो साइन के बाद सी आ रहा है, टैन के बाद सी आ रहा है, सीकेंट के बाद सी आ रहा है। इस तरह आप इजीली याद कर सकते हैं। और ये सीक्वेंस मैंने इसीलिए दिया है आपको। देखिए यहाँ पर साइन कॉस, फिर टैन जो है साइन और कॉस को मिलाने पर टैन मिलेगा आपको, और कोसेकेंट है साइन का उल्टा, सीकेंट है कॉस का उल्टा, और कॉट है टैन का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल से ये एक दूसरे के। अगला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसे समझने के लिए भी आपको वही सेम सीक्वेंस याद रखना होगा जो मैंने आपको पहले समझाया था। साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड देन कॉट। अगर आप इस सीक्वेंस से जाएंगे तो आपको ये टेबल समझना बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखते हैं हम पहले 0 डिग्री का किस तरह याद करते हैं। 0 डिग्री का सीक्वेंस देखिए आप, 0 1 0 नॉट डिफाइंड 1 नॉट डिफाइंड, इसमें कुछ रिदम बन रही है। 0 1 0 नॉट डिफाइंड 1 नॉट डिफाइंड, इस तरह इसको याद कर लीजिए, आपको 0 डिग्री का टेबल याद हो जाएगा। फिर 30 और 60 के लिए हम एक रेफरेंस ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ हम एक एंगल को 60 लिख रहे हैं, एक एंगल को 30, और ऑब्वियसली राइट एंगल 90 डिग्री होता है। और फिर इसकी दो साइड्स को हम 1 यूनिट और √3 यूनिट्स ले रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज उसका 2 यूनिट्स ले रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को आप याद कर लीजिए, इस इमेज को आप अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए। देखिए अब पहले sin 30 समझते हैं। sin 30 यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 30 के ऑपोजिट है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो sin 30 होगा 1/2। देखिए sin 30 है हमारा 1/2। cos 30 होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 30 का एडजेसेंट है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो हमारा cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। तो देखिए cos 30 है यहाँ पे √3/2। tan होगा हमारा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, 30 का ऑपोजिट है 1 और एडजेसेंट है √3, तो sin 30 tan 30 होगा हमारा 1/√3। देखिए, और फिर कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट के लिए आप इन तीनों का रेसिप्रोकल कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट के वैल्यू। इसी तरह हम 60 का भी देखते हैं। sin 60 है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ऑपोजिट है 60 का √3 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो sin 60 की वैल्यू होगी √3/2। sin 60 is equals to √3/2। इसी तरह cos, tan और फिर कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, फिर इनके रेसिप्रोकल्स होंगे। और फिर 45 को समझने का
हमारे पास अभी एक रेफरेंस ट्रायंगल है, इसके दो साइड से 1 यूनिट और इसका हाइपोटेन्यूज यानी थर्ड साइड है रूट 2 यूनिट्स का। इसे भी आप अपनी ब्रेन में इमेज की तरह फिट कर लीजिए। देखिए, तो हम इसे समझते हैं sin 45 यानी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज यानी 1/√2, फिर cos भी आता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज यानी 1/√2, और फिर tan आता है अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 1/1। तो इसीलिए इसका आंसर 1/1 यानी 1 ही आ रहा है। फिर इसकी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कोसेकेंट, सेकेंड और कॉट। और 90 का तो आपको याद करना पड़ेगा, sin 90 है 1, cos 90 है 0, tan 90 है नॉट डिफाइंड, कोसेकेंट 1 और सेकेंड 90 नॉट डिफाइंड और कॉट 90 है 0। अगला है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी एंगल जैसे कि sin 90 इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, या उसका उल्टा cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, secant इज इक्वल टू cosecant 90 माइनस थीटा, cosecant थीटा इज इक्वल टू secant 90 माइनस थीटा। अब हम इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए cos 60 है, इसे हम cos 90 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, यानी अब ये इस फॉर्म में आ गया है। तो हमें जब ये इस फॉर्म में आ गया तो इसका आंसर आएगा sin थीटा, यानी sin और ये थीटा, तो sin और 30, तो sin 30। तो इसका मतलब ये है कि cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम रहेगी। अगला है tan 45, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 45। अब ये आ गया है इस फॉर्म में tan 90 माइनस थीटा, यानी इसका आंसर होगा cot थीटा, यानी cot 45। फिर अगला एग्जाम्पल है हमारे पास cosecant 90, जिसे हम cosecant 90 माइनस 0 भी लिख सकते हैं। अब ये इस फॉर्म में आ गया है cosecant 90 माइनस थीटा, उसका आंसर रहेगा secant थीटा, यानी secant 0। secant 0 और cosecant 90 इन दोनों की वैल्यू भी बिल्कुल सेम रहेगी। अगला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहला आइडेंटिटी है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगली आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, और अगली है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे आंसर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगली है हमारे पास तीन आइडेंटिटीज जिसको समझने पर ही हमें समझ में आ जाएंगी, इन्हें रटने की हमें कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे कि sin थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो किस तरह है, sin थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा, यानी sin थीटा इंटू कोसेकेंट 1 बाई sin थीटा होता है। यहाँ पे sin और sin कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा 1। तो हम बेसिकली उसी को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें 1 आ रहा है। इधर भी ये सेम केस होगा, cos थीटा इंटू secant थीटा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ cos, जिसे मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम दो टर्म्स का बार बार यूज करते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होते क्या है, यानी अब सपोज मैं किसी भी चीज को ऊंचाई पर देख रही हूँ तो उसके देखने पर मुझे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये अगर मैं किसी भी चीज को नीचे की तरफ देख रही हूँ तो जब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर एक लड़का है जो अपने डॉग को देख रहा है तो बन रहा है हॉरिजॉन्टल से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वही सेम लड़का अगर एरोप्लेन को देखे यानी ऊपर की तरफ तो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह हमारे पास और एक एग्जाम्पल है जहाँ ये डॉग इस बर्ड को देख रहा है, इससे बन रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो बर्ड है वो डॉग को देख रही है तो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कुछ हार्ड वर्ड्स नहीं है, ये बस सिर्फ एंगल किस तरफ हम देख रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देख रहे हैं, उसे ही हम डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन से। तो यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल एसएससी दोस्त को। और डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और पार्ट 2 के लिए भी कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो
यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल एसएससी दोस्त को। और डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और पार्ट 2 के लिए भी कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।